डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आज हम लोग मशीन डिजाइन में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो फर्स्ट लेक्चर नंबर था उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज हम लोग मशीन डिजाइन में यूज होने वाले कुछ मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। मटेरियल की डिटेल जो है हम लोग जो है ये वीडियो नंबर 7 में देखेंगे, लेकिन जो है आप इसके जस्ट बाद वीडियो नंबर 7 देखिएगा तो उसमें डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्टील, कास्ट आयरन, जो है एल्युमिनियम वगैरह, जो भी मटेरियल है वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम समझें कि बेसिकली व्हाट इज मशीन डिजाइन। अब मशीन डिजाइन क्या है, कैसे है, ये बहुत ही डिटेल में हम बता चुके हैं, ठीक ना। और हमने बताया था एक नेल कटर से लेकर के एरोप्लेन तक यह सब कुछ मशीन है। आपके घर में यूज होने वाली छोटी छोटी चीजें भी एक मशीन है अपने आप में, चाहे वह वॉशिंग मशीन मशीन हो या एक सीजर हो। दीज आर दी मशीन्स। साइकिल, दिस इज दी मशीन। मटेरियल कौन कौन सा है, तो मटेरियल कौन कौन सा है, जैसा कि हमने बताया कि ये लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स। लेकिन आज हमारा फोकस क्या है कि ऑन व्हाट प्रॉपर्टी वी सिलेक्ट द मटेरियल टू मेक ए कंपोनेंट। कोई कंपोनेंट हमें बनाना है तो व्हाट विल बी दोज पैरामीटर्स ऑन विच वी कंसीडर कि हाँ ये मटेरियल सुटेबल है हमको ये कंपोनेंट बनाने के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मटेरियल फॉर एनी काइंड ऑफ मशीन कंपोनेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो डिजाइन ऑब्जेक्टिव हैं, जो स्पेसिफिक पर्पज है, वह सॉल्व हो रहा हो एट मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्पेशली इन इंडिया एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्योंकि जितना कॉस्ट कम होगा तो कस्टमर को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स। ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग ये सारे मेथड को वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड, इरर मेथड, द इंपेरिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड टिल द डेट। जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अर्थात जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं वो दुनिया के किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला से ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वह है अवेलेबिलिटी, अर्थात मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अर्थात उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है वह प्रॉपर होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन अर्थात उसको आप मैन्युफैक्चर कर पाए। उसमें जो यदि वेल्डिंग की जरूरत है, थ्रेडिंग की जरूरत है, मशीनिंग की जरूरत है तो आप कर पाए। मान लीजिए कोई मटेरियल ले लिए, उसको मशीन पे आप फिट ही नहीं कर पा रहे हैं, या उसके ऊपर थ्रेड काटने लगे तो मटेरियल ही ब्रेक हो जाए। देयर आर सो मेनी पैरामीटर दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की जैसा कि हमने बताया कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी। तो मटेरियल शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। आज आपको जरूरत पड़ा, आप गए मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, या जो है शॉपकीपर बोलता है कि साहब आप ऑर्डर दे दीजिए 10 दिन में मंगा देंगे, तो 10 दिन जो है आपके लिए तो वेस्ट हो गया। या तो आप 10 दिन पहले आप जो है उसको ऑर्डर दे दीजिए, या आप 10 दिन अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए। तो अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक ना। कॉस्ट कंसिडरेशन, आप जो मटेरियल डिसाइड किए वो एक रीजनेबल कॉस्ट है कि नहीं, कस्टमर अपने पॉकेट से उस चीज को बियर कर सकता है कि नहीं। वो डिजाइन अर्थात कंपनी यदि कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट काफी कॉस्टली हो गया तो नंबर ऑफ कस्टमर ऐसे ही कम हो जाएंगे। फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जैसे रोबोट आपको बनाना है, उसके कंपोनेंट्स जो है रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए। अदरवाइज इतना कॉस्ट के मटेरियल आपने लगा दिया तो ओवरऑल प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी सेलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है आपका फुलफिल होना चाहिए। क्योंकि जो भी आप लोडिंग करेंगे उस
मटेरियल में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उस लोड को जो है ना बियर कर सके। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, काफी सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी होते हैं, उसको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो जो है लेक्चर नंबर 8 में आप देख सकते हैं। वहां पे लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 ये 3 वीडियो मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के ऊपर ही हमने बनाए हैं। ध्यान रखिए, इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 याद रखिए, यह आपको मिल जाएंगे। आइए वेरियस मटेरियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखिए ये प्रॉपर्टी हमने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें भी डिस्कस किया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी डिस्कस हम किए हैं, और थ्योरी ऑफ मशीन में भी किए हैं, और आज मशीन डिजाइन में भी कर रहे हैं। ठीक है, चीजें लगभग लगभग सेम है, उसकी दृष्टिकोण बदल जाती हैं। जैसे आप, जैसे आदमी वही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है कि आप घर में जब रहते हैं तो आदमी आप वही हैं, लेकिन आप किसी के बेटा हैं, आप किसी के चाचा हैं, आप किसी के मामा हैं, आप किसी के भतीजा हैं आप ही, लेकिन दृष्टिकोण बदल गई। उसी तरह से चीज वही है, नाम हो सकता है अलग अलग हो जाए। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटिलिटी, जो है क्रीप, फटीग, ये सब कुछ वन बाय वन डिटेल में हम लोग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो थर्मल परमेबिलिटी, हिस्टेरिसिस, इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ जो स्मार्ट मटेरियल है आज के डेट में, जहां ऑटोमेशन ज्यादा है वहां पे ये चीजें जो है ज्यादा वायबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तो चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। उसी तरह थर्मल प्रॉपर्टी, ये मैकेनिकल का पार्ट है। ठीक है ना, डिजाइन प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी, तीन जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मैकेनिकल में। तो इसमें जो है थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है ना, ये सब चीज हम लोग डिटेल। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वेदर ए मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर, ये हम लोग ध्यान देंगे। इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, चार्ज फ्लो, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन चूंकि यह प्लेलिस्ट कहें या ये जो आपका अपना चैनल है, दैट इज द मैकेनिकल पंडित, अर्थात मैकेनिकल के ऊपर हमारा फोकस है। और चूंकि मैकेनिकल के बच्चों के लिए बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल में आप जीरो रहे, थोड़ी बहुत 2% ही सही, 5% ही सही जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप कोई मशीन डिजाइन में कंपोनेंट लगा रहे हैं तो उसमें कहीं इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहा है तो देयर शुड बी इंसुलेटर या प्रॉपर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए कि वह इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्राउंड में पास हो जाए, किसी को करंट न मारे, ये आपको ध्यान देना है। Another property is chemical property. Basically, it includes the chemical composition, corrosion resistance, acidity, alkalinity, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी अर्थात जो मैकेनिकल कंपोनेंट है उसमें आज के डेट में जंग लग जाता है, क्यों लग जाता है, ठीक है ना, दैट इज दी कोरोजन, ठीक है ना, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली ये केमिस्ट्री का चीज है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं कि एक मशीन डिजाइनर को, एक मशीन डिजाइन पढ़ने वाले को इन सब चीज की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बाद बाकी मैकेनिकल की तो 80% होनी चाहिए जानकारी, 20% में ये सब कुछ जानकारी भी होनी। अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने एक बार आपसे डिस्कस किया कि दीज आर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी,
प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, स्टिफनेस, रेजिलियंस, हार्डनेस, टफनेस, मशीनेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, क्रीप, फटिग, ये सब हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये फ्लाईव्हील में डिजाइन और डायमेंशन के साथ साथ ये सारी प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर एक प्रॉपर्टी किसी भी एक कंपोनेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन उस कंपोनेंट में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हम देखें स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या है? तो बेसिकली स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। जो आप एक्सटर्नली लोड लगाते हैं उसको कितना बियर कर पाते हैं। आप खुद के अपने लाइफ से जोड़िए कि आप किसी बाहर की परिस्थितियों को कितनी आप बियर कर पाते हैं, विपरीत परिस्थिति में कितना अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, वही स्ट्रेंथ है। उसी तरह से मटेरियल है, एक्सटर्नल लोड लगाया, आपने एक्सटर्नल लोड लगाया तो ये कितना जल्दी डिफॉर्म हो गया, जितना जल्दी हो गया उतना कम स्ट्रेंथ है। ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो इट विल टेक टाइम टू डिफॉर्मेशन, ठीक है, जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा। आपने उठाया और ये बेंड हो गया, इसका मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ जो है क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ठीक है ना। बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता ये बेंड न होता, ठीक है ना। तो बेसिकली स्ट्रेंथ और स्ट्रेस सिनोनिम है एक दूसरे का। हम लोग की ही पूरी एनालिसिस मशीन डिजाइन में करने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये सब हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे। इलास्टिक स्ट्रेंथ, प्लास्टिक स्ट्रेंथ, ये सब आप पढ़े हैं। फिर से एक बार मशीन डिजाइन के अंदर भी पढ़ेंगे। जो हमारा वीडियो नंबर जो है 6 होगा मशीन डिजाइन के अंदर, लेक्चर नंबर 6 में ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये सारे स्ट्रेंथ वन बाय वन पढ़ेंगे और एक ही जगह पढ़ेंगे। और कहाँ पे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप पढ़े होंगे, एसएन कर्व, ठीक ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें भी फटीग स्ट्रेंथ, एंडोरेंस स्ट्रेंथ, सब हम लोग पढ़ेंगे। बेंडिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ये क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मटेरियल डिफॉर्म हुआ and after removing the load, if it regains its original shape, then it is called elasticity due to property of elasticity। और एक लिमिट के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो there may be permanent deformation, that is called plasticity। ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होता है, that is the totally brittle material, ठीक है, there will be no deformation, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन विल बी सेट परमानेंट, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और इलास्टिक प्रॉपर्टी में डिफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन आफ्टर रिमूविंग द लोड द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो हम लोग इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि मशीन डिजाइन में कौन सा कंपोनेंट हमें यूज करना है ये ध्यान होना जरूरी है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी दैट मीन्स कि मटेरियल वेदर इट इज डक्टाइल और नट, ठीक है। इसकी जो फॉर्मूला होता है बेसिकली परसेंटेज टर्म में निकालते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल विच इनेबल्स टू ड्रॉ इट इनटू वायर फॉर्म, ठीक है ना, वेदर इट कैन बी डिफॉर्म्ड, elongated into the wire form or nut। तो एक चीज तो आपको डक्टाइल मटेरियल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल कहने का मतलब है इलास्टिक, मतलब एक लिमिट तक तो रिगेन कर सकता है, लेकिन जब इसको खींच दिए, वायर बना दिए, तो प्लास्टिक बन जाए, अर्थात रिगेन ना करे, ठीक है ना। एक बड़ा सा रॉड है, ठीक है ना, रॉड है, इसको आप खींचेंगे तो वायर फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। आने के बाद वायर का वायर रह जाए, ऐसा नहीं कि ड्यू टू इलास्टिसिटी
फिर ओरिजिनल शेप वह ग्रहण कर ले तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो जो है आपको परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन प्लास्टिक स्टेज इसमें अचीव होता है डक्टिलिटी के अंदर। मैलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस, ठीक है ना। मैलेबिलिटी अर्थात जो है डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। मैलेबिलिटी विच परमिट्स मटेरियल टू बी रोल्ड और टू बी हैमर्ड, इसको थोड़ा से मार मार के जो है उसको हम लोग जो है प्लेट के फॉर्म में डिफॉर्म कर सके, ठीक है ना। मैलिएबल मटेरियल शुड बी प्लास्टिक बट इट इज नॉट एसेंशियल टू बी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन जैसे कॉइन बनाते हैं, सिक्का बनाते हैं, ठीक है ना, इसको कंप्रेस कर देंगे हम लोग, मैलिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। द मैलिएबल मटेरियल यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आर लीड मटेरियल, सॉफ्ट स्टील, रॉट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दीज आर दी मटेरियल, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर दी मैलिएबल मटेरियल, ठीक है ना। ये आप जो है फाइल्स देखते होंगे, दैट इज आल्सो मैलिएबल मटेरियल, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्रिटल मटेरियल, क्या आपने फोर्स लगाया और ये क्या हो गया, ब्रिटल, टूट गया, दैट मीन्स की प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जस्ट अपोजिट टू दी डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए मटेरियल विद लिटिल परमानेंट डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन के साथ साथ परमानेंट डिस्टोर्शन हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड होगा तो क्या होगा, स्नैप ऑफ विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल इलोंगेशन, कोई इलोंगेशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलोंगेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि कास्ट आयरन इज, चीनी मिट्टी का आप देखते होंगे मटेरियल, वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, कोई इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेशन। देखिए ब्रिटल मटेरियल जो है कंप्रेशन में काफी स्ट्रांग होता है। उसके बाद स्टिफनेस, स्टिफनेस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स की एबिलिटी ऑफ द मटेरियल which resist deformation under the applied stress, जो अप्लाइड स्ट्रेस के तहत है वो स्टिफनेस है। स्टिफनेस बात करते हैं स्प्रिंग की, तो बेसिकली इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हिच मेजर द स्टिफनेस। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कितना लोड लगाएंगे तो कितना जो है डिफ्लेक्शन होगा। देखिए एक हमने कोटेशन लिखा है कि स्टिफनेस इन लाइफ गिव यू चांस टू विन, अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी आप कितना मेंटली मजबूत रहते हैं, दैट इज स्टिफनेस, ठीक है। तो ज्यादा लोड लगे और कम डिफॉर्मेशन हो, लोड को सस्टेन कर ले, ठीक ना, और सस्टेन करने के बाद जब लोड रिमूव करें आप तो ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, दैट इज दी स्टिफनेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। स्टिफनेस सबसे ज्यादा स्प्रिंग में यूज हम लोग करते हैं, और ये स्टिफनेस लाइफ में भी कि आप कितने स्टिफ हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, एंड बोथ आर रिक्वायर्ड इन द लाइफ। यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ इनफ, ये स्टिफनेस है और स्टिफनेस ही आपको स्ट्रेंथ देती है, ठीक है ना, कि आप कितने स्ट्रेंथ है फिजिकली, मेंटली and spiritually, at the level of soul, how much you are resilience, the deformation of material which undergo non-reversible change, ठीक है ना, during the application of the applied force। ये रेजिलियंस चेक करने का जो है मेथड्स है। इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। शॉक एंड इम्पैक्ट लोड क्यों बोल रहे हैं कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अचानक से जो है इसको आपने डंबल को उठाया और अचानक से छोड़ दिया, खट से आके यहाँ पे टकराएगा और ये बेंड भी हो सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज ए मेजर बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed per unit volume
within the elastic limit. This is very essential for the spring material. स्प्रिंग मटेरियल के लिए सबसे ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी निकालते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट की रिलायबिलिटी हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिलियंस, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस से इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये हम लोग टफनेस, ठीक है ना, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। जस्ट फ्रैक्चर होने के पहले, ठीक है ना, कितना वह एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा टफ माना जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स किसी मटेरियल को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है मटेरियल इज टफ। देखिए हार्डनेस एंड टफनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हार्डनेस अभी हम बताएंगे, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, टू इंडेंट द मटेरियल, ठीक है ना, टू रेजिस्ट द वियर, स्क्रैचिंग, डिफॉर्मेशन, मशीनेबिलिटी इटीसी। लेकिन टफनेस क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। मशीनेबिलिटी अर्थात इसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं, हर मटेरियल के ऊपर मशीनिंग आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो फोर्जिंग करना पड़ता है मटेरियल का, ठीक है ना। उसको लेथ मशीन पे आप रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मशीनेबिलिटी दैट मीन्स कि जिसके ऊपर आप टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रोजन रेजिस्टेंस, ऐसा ना हो कि मटेरियल थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर के खराब हो जाए, ठीक है ना, या इन्वायरमेंट में या ज़्यादा टेम्परेचर में वो खराब होने लगे। तो किस इन्वायरमेंट के लिए मटेरियल आप डिजाइन कर रहे हैं उसका कोरोजन रेजिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा कि उस इन्वायरमेंट में अपने सराउंडिंग के कारण मटेरियल शुड नॉट बी कोरोजिव, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप बेयरिंग खरीद के लाते हैं और 10 दिन आपने छोड़ दिया तो आप देखते हैं कि पूरा जाम हो गया, ये क्या है? बेसिकली कोरोजन है, मटेरियल खराब हो जाता है, ठीक है। सच काइंड शुड नॉट बी हैपन। एक मटेरियल जो है लाइफ लॉन्ग चमकते रहता है, दूसरा जंग पड़ जाता है, दैट इज द कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कि मॉइस्चर या जो टेम्परेचर से वह रेजिस्ट कर सके, इसी को तो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक मटेरियल खराब हो जाता है, दूसरा मटेरियल नया का नया बना रहता है, ठीक है ना। तो हार्डनेस जैसा कि हमने बताया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, या मेटल, ठीक है ना, विच रेजिस्ट द वियरिंग, स्क्रैचिंग, डिफॉर्मेशन। यदि कोई पूछता है दोनों बोथ आर स्टोन बट विच स्टोन्स आर हार्डर, हार्ड कौन सा है? हम स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, हार्ड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हार्ड मतलब इसमें हार्ड कौन सा है, ठीक है ना, टफ कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तीनों चीज अलग अलग है। टफ वो है जो टूटने के पहले मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, इसमें जिसमें ज्यादा एनर्जी टूटने के पहले आएगा वह उतना ही टफ होगा। हार्ड मतलब कि आप ऊपर से इसको एक सुई से, निडिल से स्क्रैच कीजिए, जिसमें स्क्रैच जल्दी आ गया वो उतना ही हार्ड नहीं है, जिसमें स्क्रैच नहीं आ रहा है वह ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो इंडेंटेशन इसको बोलते हैं, इंडेंटर होता है जिससे कि हम लोग क्या निकालते हैं? हार्डनेस निकालते हैं। कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर पटकिए और देखिए कि ये नीचे कितना धंस गया, ठीक है ना। यदि धंस गया, ठीक है ना, ये डायमंड आता है तो डायमंड से हम लोग बेसिकली हार्डनेस निकालते हैं। ये जो है सिविल इंजीनियरिंग में भी और मैकेनिकल में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको टूल मिल जाएंगे। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, बीकर हार्डनेस टेस्ट, इसी को डायमंड पिरामिड टेस्ट भी बोलते हैं, सोर स्क्लेरोस्कोप जो है बोलते हैं। तो ये सब जो है हार्डनेस के टेस्ट हैं जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लैब में मिल जाएगा, ठीक है ना। क्रीप क्या है?
permanent elongation of a component under static load for a period of time, long period of time, इसमें कई साल समय लगता है, अंडर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जैसे आप एग्जांपल लीजिए किसका, टरबाइन के ब्लेड का। क्या है, बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर में भी रहता है और उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स भी लग रहा है, ठीक ना। ड्यू टू दैट क्रीप फेल्यूर अकर्स। क्रीप कहां से शुरू होता है, जस्ट क्रीप, जस्ट फ्रैक्चर, हल्का सा जो है इसमें जो है माइन्यूट फ्रैक्चर आता है, उसी को क्रीप बोलते हैं। लेकिन ये क्रीप क्या होना चाहिए, थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि हाई टेम्परेचर और हाई लोड के कारण जो होता है। दैट मीन्स when part is subjected to a constant load at high temperature for a long period of time, then it go a slow and permanent deformation, that is called creep। creep सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईसी इंजन में जो मटेरियल यूज करते हैं, जो टेम्परेचर भी बियर करता है, प्रेशर भी बियर करता है, ठीक ना। इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट तो हैं ही हैं बॉयलर में, जैसे टरबाइन वगैरह में, ठीक ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर वेसल के अंदर यदि कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसका क्रीप जो है बहुत हाई होना चाहिए, अर्थात कि हाई टेम्परेचर पे, हाई लोड पे वह स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। क्योंकि क्रीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुरू में नहीं दिखता है, जैसे कि एक स्पाइडर वेब, मकड़ा जाल, ठीक ना, वह देखने में कुछ नहीं है, लेकिन यदि वही यूनाइट हो जाए, ठीक ना, ज्यादा हो जाए, तो एक शेर को भी बांध सकता है। तो यही क्रीप है। क्रीप बड़े बड़े मटेरियल को फेल कर देता है। तो क्रीप के फेनोमेना की स्टडी, क्रीप एनालिसिस फ्रैक्चर मैकेनिक्स में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रीप की एनालिसिस है। आज के डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लास्ट में आप देखिए, फटीग स्ट्रेंथ, डायनामिक लोड के कारण। एक होता है कांस्टेंट लोड लग रहा है, ठीक ना, जैसे कोई ब्रिज है, ब्रिज पे हमेशा लोड कांस्टेंट नहीं लगता है, उसका जो सेल्फ वेट है वह तो लोड लगा रहा है, लेकिन फटीग अर्थात जो है डायनामिक लोड, कभी ज्यादा लगेगा कभी कम लगेगा, ठीक है। साइक्लिक लोड, रिपीटिंग लोड, ठीक ना, ये एक स्पेसिमेन है जिससे कि हम फटीग टेस्ट करते हैं, ठीक ना। फटीग मतलब जो है आप बार बार, जैसे गियर टूथ एक बार लोड लेगा, एक बार नहीं लेगा, एक बार लेगा नहीं लेगा। जैसे ब्रिज का हम बताए, जब गाड़ी जाएगी तो लोड आएगा, नहीं जाएगी तो आइडियल कंडीशन में जीरो लोड होगा, ठीक है ना। उसी तरह से कई बार थर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन के कारण, ठीक है ना, फटीग फेल्यूर होता है, ठीक है ना। अनइवन लोडिंग, इसके लिए एंडोरेंस स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं। जैसे स्प्रिंग में जब जर्क आएगा तो लोड आएगा, नहीं आएगा तो कॉन्स्टेंटली कभी ज्यादा लोड आएगा कभी कम लोड आएगा, ठीक है ना। इसके कारण फटीग फेल्यूर होता है, जो हमने अभी ब्रिज का एग्जांपल दिया। और ह्यूमन बीइंग में भी तो फटीग फेल्यूर होता है। फटीग अर्थात ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हालांकि ये इसलिए होता है कि विल इज द किंग ऑफ मेंटल पावर। यदि आप कोई अनइंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप जल्दी थक जाते हैं, यही फटीग है। लेट नाइट तक आप काम करते हैं तो मेंटली आप फटीग, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने मटेरियल की नहीं बल्कि मटेरियल की प्रॉपर्टी, कि हम जो मशीन कंपोनेंट यूज करेंगे उसमें किस तरह की मटेरियल की प्रॉपर्टी हमको यूज करना चाहिए, ये हम लोगों ने ध्यान दिया, हम लोगों ने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आगे भी हम लोग वीडियो देखेंगे। मशीन डिजाइन में 300 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, आप इनको देखिए, अपने ज्ञान बढ़ाइए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, एक इथिकल इंजीनियर बनिए। स्वस्थ रहिए।
मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।